नमस्कार दोस्तों हमने कल जो टॉपिक की चर्चा की थी वो हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जाना था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इसमें जानेंगे हम प्रधानमंत्री के बारे में, यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। क्योंकि आपको पता ही है कि राष्ट्रपति का जो रोल होता है वो संवैधानिक प्रधान की तरह रोल होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का रोल होता है वो वास्तविक रोल होता है, क्योंकि उसको जनता चुनती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे हम एमपीओ को चुनते हैं तो एमपीओ के द्वारा यानी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो, और हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए वो किसको चुनते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं, प्रधानमंत्री कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री। तो हमारा प्रधानमंत्री अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये जाननी है कि प्रधानमंत्री के अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं। तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद हैं वो हम जानेंगे आज। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 है लेकिन उसमें महान्यायवादी है, उसको नहीं जानेंगे। इसके बाद हम 77 और 78, क्योंकि जो 76 है ना उसमें क्या है, महान्यायवादी। क्या है, न्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी है, उसके बारे में हम जानकारी कम लेंगे। तो हम लेंगे प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी। तो हमारे अनुच्छेद है 74, 75, 77 और 78। तो जो भी है प्रधानमंत्री है वो कैसे होता है, उसको चुनाव, उसका क्या है प्रक्रिया है, क्या नहीं है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वह एक तरह से देश का क्या होता है, प्रधान होता है और प्रधान व्यक्ति होता है। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्र का यानी देश का, हमारे देश का क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री होगा वह क्या होगा, वह मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। क्या होगा, वह मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा या प्रधान होगा कौन, प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 74 ही कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, किसको सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का प्रधान ही क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 74। लास्ट में हम जो अंत में हम क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे पूरे अनुच्छेदों को, जिसमें हम प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य जानकारी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 किसके बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद। क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। जिसका प्रधान कौन होगा, इसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। आपको एक बात जानकारी ये होनी चाहिए कि जैसे हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा क्या होते हैं, दो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। इसमें जैसे हम किनको चुनते हैं, हम दो तरह से चुनते हैं, एक तो राज्य में चुनते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर चुनते हैं। जैसे लोकसभा में चुनते हैं हम एक तो, और एक विधानसभा में चुनते हैं। ठीक है ना। तो लोकसभा में जैसे हमने ये हो गए हमारे क्या, ये सभी क्या हो गए, एमपी। ये क्या हो गए, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सभी एमपी क्या करेंगे, ये सभी एमपी किसका निर्माण करेंगे, मंत्रिपरिषद का। किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे मंत्रिपरिषद का। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे। और आपको ये बात ध्यान रखनी, मंत्रिपरिषद से क्या होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, यानी प्रधानमंत्री के अलग से चुना जाएगा। तो इसके तीन होंगे क्या, पार्ट। इनमें तीन प्रकार के मंत्री होंगे। पहले कौन से मंत्री होंगे,
यानी एक तरह के कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल, जिसको हिंदी में हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबिनेट। ठीक है ना। तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट जो मंत्री होंगे कैबिनेट के, वो कौन से मंत्री होंगे? मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल होगा वो कैबिनेट मंत्री होगा। कहने का अर्थ एक बात होगी, कैबिनेट हो गई, ठीक है ना। इसमें जैसे गृह मंत्री आ गए, अपने रक्षा मंत्री आ गए, अपने वित्त मंत्री हैं, जो भी है मुख्यमंत्री, वो मंत्रिमंडल कैबिनेट में आएंगे। इसके बाद आता है राज्य मंत्री। तो इसमें क्या आएंगे? राज्य मंत्री। कौन से मंत्री? राज्य मंत्री, ठीक है ना। राज्य मंत्री आ गए। इसके बाद में आते हैं उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तो ये प्रक्रिया होती है, जैसे जनता है तो जनता चुनती है अपने एमपीओ को। किनको चुनती है? जनता चुनती है एमपीओ को, यानी विधान जो संसद क्षेत्र होते हैं वो, तो उसके तहत सांसद को चुनती है एमपीओ को। एमपी के द्वारा किस निर्माण होता है? मंत्रिपरिषद का। और ये जो मंत्रिमंडल बनता है, यानी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री जो भी है, तो इसके 15%, ओनली 15% ही क्या सदस्य, यानी जो भी एमपी हैं उनके, सभी एमपीओ के कितने एमपी हमारे, यानी 543 है, ठीक है। 543 निर्वाचित होगा, ठीक है। निर्वाचित मंत्रियों का 15% ही क्या होगा? हमारा मंत्रिपरिषद तो पूरी होगी कंप्लीट, लेकिन इनका मंत्रिपरिषद का 15% क्या होगा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, प्रमुख मंत्री चुने जाएंगे। इसमें हमारा क्या भी शामिल है? हमारा प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है, जनता एमपीओ को चुनती है, एमपीओ से मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो हमने समझा अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद बता देना क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह होती है, उसकी योग्यता होती है, ठीक है ना। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे या उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में हमने समझ लिया कि क्या होगा, हमारे देश में एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री कौन होगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और शपथ भी दी जाती है। किसको? प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है। तो अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है ना। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक। और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना हमको। क्या अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति ही किसको? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा, ठीक है। ये बात हमको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। एक बात और है कि भाई जैसे प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। एक बात और ध्यान रखनी, क्या कि केवल प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं करेगा राष्ट्रपति, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों को नियुक्त व शपथ, यानी नियुक्ति में शपथ का कार्य है। और जो विभागों का आवंटन है, विभागों का आवंटन भी कौन करेगा? आवंटन करेगा
प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन कौन करेगा? वो भी करेगा कौन? वो भी राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा। क्या करेगा राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तो करेगा वो तो राष्ट्रपति शपथ के साथ, ठीक है ना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यानी अन्य विभागों का आवंटन भी कौन करेगा? अन्य विभागों का आवंटन भी राष्ट्रपति करेगा। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। और हमने पहले बता दिया कि क्या होगा, हम जैसे जनता चुनती है किनको? राज्यसभा लोकसभा दो संसद के दो अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, तीन होते हैं। तो जो लोकसभा होती है वो जनता का सदन होता है। तो जनता का सदन कहने का अर्थ है कि इसमें जो एमपी बैठेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, तो उनको कौन चुनेगी? उनको जनता प्रत्यक्ष चुनेगी। जनता क्या चुनेगी? प्रत्यक्ष चुनेगी। और उनसे मिलकर किसका निर्माण होगा? उन सभी मंत्री यानी उन सबसे मिलकर क्या होगा? लोकसभा का निर्माण होगा। लोकसभा में 543, ठीक, 543 सदस्य, और 543 सदस्यों को मिलाकर क्या बनेगी? मंत्री परिषद बनेगी। क्या बनेगी? एक मंत्री परिषद बनेगी। क्या बनेगी? एक मंत्री परिषद बनेगी। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे। 3 प्रकार के कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे। आपको पता ही 15% ही मंत्री बन सकते हैं। क्या पूरे जो मतलब सभी यानी 543 या 545 का कितना परसेंट? 2 तो मनोनीत होगा, मनोनीत को अलग करने के बाद जिसका 15%, इसका क्या नहीं 15%। 91वां संविधान संशोधन किसके तहत? एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है ना। संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसके तहत क्या प्रावधान किया गया था कि 15%, केवल 15% ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण हो सकता है, मंत्री परिषद का निर्माण हो सकता है, केवल 15%, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे हमारे एक तरह से हम राज्य के स्तर पर समझते हैं, तो जैसे विधानसभा होती है हमारी, तो विधानसभा में क्या होता है कि जैसे विधानसभा में हमारे कितने सदस्य हैं? विधानसभा में हमारे 200 हैं, 200 एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो जो हमारी विधानसभा है उसमें 200 है, तो 200 का 15% यानी कहने का अर्थ हुआ 30, यानी 30 क्या चुने जा सकते हैं? 30 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। 30 राज्य मंत्री, उप मंत्री जो भी हैं हमारे। उसी प्रकार उसमें भी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री राज्य के समकक्ष होते हैं। कैबिनेट होती है राज्य की भी, वो छोटी होती है एक तरह का। तो वही बात है कि मतलब 15%, ओनली फॉर 15% ही बनाए जाएंगे। इस प्रकार हमने बताया आपको 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमने इसमें बताई दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ भी दिलाएगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा। ये बात भी हमको क्या करनी है? ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है, हमने 3-4 चीजें सीखी है। इसमें क्या? पहली है नियुक्ति, यानी अन्य मंत्रियों की भी, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना है। नियुक्ति, पहली बात तो है नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब है नियुक्त कौन करेगा, है ना। ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और एक होता है त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देगा भाई? ये क्या आता है? त्याग पत्र आता है। यानी कि त्याग पत्र, जैसे प्रधानमंत्री बीच में ही अपना पद छोड़ देता है, या मंत्री अनेक मंत्री छोड़ देते हैं, तो त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र किसको देंगे? और वो रहेंगे किसके प्रसाद पर्यंत? वो किसके प्रसाद पर्यंत रहेंगे? प्रधानमंत्री तो किसके प्रसाद पर्यंत? ये भी क्वेश्चन है। एक आता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से, प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति रहेगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद में व्यक्तिगत रूप से, इसके बाद में व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से, एक तो होता है सामूहिक रूप से यानी सामूहिक रूप से, और एक होता है व्यक्तिगत यानी स्वयं व्यक्तिगत, ठीक है। तो नियुक्ति किसको देंगे? नियुक्ति कौन करेगा प्रधानमंत्री की? तो हमने जाना नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद में त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति को ही। किसके प्रसाद पर्यंत बना रहेगा? तो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। किसके प्रसाद पर्यंत बना रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगा लोकसभा के। किसके रहेगा? सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के, सामूहिक रूप से उत्तरदायी
रहेगा कौन? प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा वह राष्ट्रपति के। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। किस रूप में? व्यक्तिगत रूप में। सामूहिक रूप में किसके प्रति रहेगा? तो लोकसभा के प्रति रहेगा। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को, नियुक्ति भी राष्ट्रपति। ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन गया तो 5 साल तक ही बना रहेगा। अगर विश्वास यानी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है लोकसभा में, तो वह बीच में भी क्या है, अपनी जो है लोकसभा का विघटन हो जाएगा। लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देकर राष्ट्रपति के द्वारा विघटन करा दिया जाता है। ये भी हमको ध्यान रखना। और एक भी मंत्री अगर त्याग पत्र देता है तो सभी मंत्रियों को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा या लोकसभा विघटन हो जाएगा। ये भी बात आपको क्या करनी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतना हमने जाना कि भाई शुरू में क्या जाना हमने कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का मुखिया या प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का क्या होता है? वास्तविक शक्तियों का प्रधान होता है, इसलिए उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है उनको संवैधानिक शक्तियां होती है, ये केवल रबड़ की मोहर होती है। ठीक है, ये बात भी आपको क्या करनी है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम जानेंगे क्या? इसके बाद में हम जानेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों के बारे में थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, इक्यानवे संविधान संशोधन 2003 में क्या कहा गया था? 91वें संविधान संशोधन 2003 के साथ कहा गया था कि ओनली 15% ही क्या बनेंगे? मंत्री बन सकते हैं, इसमें लोकसभा या विधानसभा में। ठीक है, ये बात आपको करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो मोदी की वर्तमान यानी नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी की जो है वर्तमान मंत्रिपरिषद में वो 58 मंत्री हैं। कितने मंत्री हैं? 58 मंत्री। कितने मंत्री हैं? 58। और जो हमारे मंत्रिमंडल है, मैंने बताया कैबिनेट, इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट और हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। तो जो मंत्रिमंडल है उसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वो 24 है। कितने? 24 मंत्री है मोदी की वर्तमान मंत्रिमंडल में। और मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में एक बार ही हमको मिलता है। कितने बार? एक बार। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है ना, उसके तहत ही 352 में जो सशस्त्र विद्रोह आपातकालीन शक्तियां थी ना राष्ट्रपति की, तो उसके तहत ही एक जगह मिलता है कि मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव होगा, यानी कि ऐसी स्थिति होगी तो वहां क्या लगा? सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, तो वहां पर क्या लगा? राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय आपात घोषित। तो उसमें ही मंत्रिमंडल शब्द आया, लेकिन मंत्रिमंडल कहीं ज्यादा जगह पर है नहीं। ये आपको बात क्या करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां। प्रधानमंत्री की हम क्या जानेंगे? हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में पहली है मंत्रिपरिषद संबंधी। कौन सी? मंत्रिपरिषद संबंधी। मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियां। मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियां। मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियों का मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियों का मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना भी किसका कार्य है? वह कार्य भी प्रधानमंत्री का है। किसका कार्य है? वह भी प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभागों को यानी कि मंत्रियों को जो विभागों का आवंटन होता है, विभाग दिए जाते हैं, उन विभागों को राष्ट्रपति के द्वारा आवंटन किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? उनको विभागों का आवंटन करता है। तो मंत्रिपरिषद हम एक एक को देखेंगे कौन कौन सी शक्तियां किस किस रूप में है। तो मंत्रिपरिषद के रूप में कौन कौन सी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री को, या उसके कार्य हैं, दोनों देख रहे, शक्ति और कार्य। तो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता
और उसकी अध्यक्षता करना किसका कार्य होता है? मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना भी प्रधानमंत्री का एक प्रमुख कार्य या शक्ति होती है। अगला देखेंगे हम, मंत्रियों को विभागों का आवंटन राष्ट्रपति की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये बात है। तो मंत्रियों को विभागों का आवंटन अपनी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी सलाह पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा क्या दिए जाते हैं? विभाग दिए जाते हैं राष्ट्रपति सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना ये प्रधानमंत्री का कार्य होता है। इसके बाद मंत्रियों को विभागों का आवंटन अपनी सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उनको विभाग आवंटित किए जाते हैं और विभाग आवंटित करने के साथ ही उनकी नियुक्ति की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है विकास संबंधी कार्य, यानी आपको पता ही है प्रधानमंत्री वास्तविक क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है, जबकि राष्ट्रपति अवास्तविक प्रधान होता है। तो वास्तविक प्रधान होने के कारण विकास संबंधी समस्त कार्य कौन देखता है? विकास संबंधी समस्त कार्य प्रधानमंत्री देखता है। कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है। प्रधानमंत्री देखता है, यानी विकास संबंधी समस्त कार्य कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है। ये उसकी क्या है? मंत्रिपरिषद संबंधी शक्ति और कार्य। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति संबंधी। ये तो हमने देखा किसका संबंधी? मंत्रिपरिषद संबंधी। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, मंत्रियों को विभागों का आवंटन अपनी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं और विकास संबंधी समस्त कार्य। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं राष्ट्रपति संबंधी कार्य, यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री। तो वही है बात, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंधी में यही है बात। यानी राष्ट्रपति संबंधी पापर क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन सी शक्तियों का प्रधानमंत्री प्रयोग करता है? तो सलाह देना, नियुक्ति संबंधी योजनाओं के बारे में अवगत कराना, यही है। राष्ट्रपति को क्या करता है? वह सलाह देता है। राष्ट्रपति को क्या देता है? वह सलाह देता है। नियुक्ति कर, सलाह देने के साथ क्या करता है? नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, उसकी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति। तो क्या देता है? सलाह देता है। इसके साथ ही सलाह देने के साथ क्या करता है? नियुक्तियां करता है। ठीक है, सलाह तो देता ही देता है, नियुक्ति भी करता है। इसके बाद विभिन्न जो योजनाएं चलाई जाती है उनसे अवगत कराता है। जो विभिन्न योजनाएं, यानी मुख्य जो योजना चलाई जाती है, तो विभिन्न योजनाओं के संबंधी जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत कराना। किसको अवगत कराना? राष्ट्रपति को अवगत कराना। यानी कि राष्ट्रपति के प्रति यानी अपने शक्तियों का प्रयोग जो प्रधानमंत्री करता है वो कैसे करता है? वो सलाह देकर करता है, नियुक्ति संबंधी कार्य करके करता है। यानी वह जो जिस मंत्री के बारे में या जिस सदस्य के बारे में कहता है किसको मंत्री बनाना है, इसकी नियुक्ति करनी है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और योजना जो भी चलाई जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा, उन योजनाओं को क्या करता है? उन योजनाओं के संबंधी जो भी जानकारी होती है
वह उन योजनाओं संबंधी जानकारी क्या करता है, राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध करवाता है और राष्ट्रपति को इनसे अवगत करवाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक और बात है कि यानी संसद के संबंध में उनकी यानी कि प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, तो एक बार संसद संबंधी और देख लेते हैं हम। संसद संबंधी शक्तियों में आती है, जैसे संसद संबंधी शक्तियों में प्रधानमंत्री की शक्ति आती है कि लोकसभा के प्रति क्या रहता है, वह उत्तरदायी रहता है। यानी कि वह क्या रहता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। पहली बात तो यह क्या रहती है, लोकसभा के प्रति क्या रहता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, किसके प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का विघटन होता है, उसकी संबंधी सूचना भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। यानी लोकसभा का विघटन होने की सूचना लोकसभा के विघटन की सूचना भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसकी सूचना देता है, लोकसभा के विघटन की सूचना भी राष्ट्रपति को देता है। कौन, प्रधानमंत्री। कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और एक बात ध्यान रखनी है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति वह उत्तरदायी होता है। ये शक्तियां हो गई उसकी संसद संबंधी शक्ति। इसके बाद में देखते हैं अन्य शक्तियों में। तो अन्य शक्तियों में क्या है, अन्य शक्तियों में जैसे नीति आयोग संबंधी, आपको पता होगा कि 2015 में जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। किसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, तो योजना आयोग का नाम बदलकर हमारे संविधान में क्या कर दिया, उसका नाम नीति आयोग कर दिया सन 2015 में। सन 2015 में योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। तो नीति, अन्य शक्तियों में प्रधानमंत्री की जो अन्य शक्तियां हैं, अन्य शक्तियों में अन्य में आती है, एक तो आती है नीति आयोग संबंधी शक्तियां, नीति आयोग यानी नीतियां बनाने संबंधी शक्ति, नीति आयोग संबंधी। ठीक है, इसके बाद में नीति आयोग के बाद में क्या आती है, कौन सी शक्ति है, अंतरराज्यीय परिषद की यानी अध्यक्षता कौन करता है, अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता, अंतरराज्यीय परिषद की, अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। आपको पता होगा कि जो भी एक देश से दूसरे देश संबंधी, जो भी विदेश संबंधी मामले होते हैं, अभी तो अन्य मंत्री को नियुक्त कर रखा है विदेश मंत्री, लेकिन जब अपने सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1964 तक रहे थे, तो क्या हुआ कि मतलब कहने कर दिया हुआ कि जब उन्होंने अपने साथ क्या ले रखा था, विदेश मंत्री का प्रभार भी अपने पास में ले रखा था, यानी विदेश संबंधी जो मामले होते थे वो प्रधानमंत्री संभालता था। आपको पता ही है कि जब दो महाशक्तियों के बीच में विश्व में ऐसा युद्ध चल रहा था कि मतलब कि कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध जो अंत हुआ वो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम कांड हुए थे उस टाइम पे हो गया था। लेकिन कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने किस प्रकार अपनी विदेश नीतियों को या विदेशी शक्तियों का प्रयोग करके, एक दूसरे देश से संबंध करके हमारे देश में नेम की स्थापना की। नेम का मतलब गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष जो संगठन है उसकी स्थापना करके न तो हम अमेरिका यानी न तो यूएसए वाली पावर में सम्मिलित हुए और ना ही हम यूएसएसआर यानी सोवियत संघ वाली पावर में सम्मिलित हुए, तो दोनों में हम शामिल नहीं हुए और हमने अपना अलग ही गुट बनाया। सब 5 देशों का सहयोग लिया गया था हमारे देश में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि विदेश संबंधी जो मामले होते हैं
वो संबंधी पावर किसको होती है? प्रधानमंत्री यानी पीएम को होती है। प्रधानमंत्री क्या करता है? विदेश संबंधी मामलों का आवागमन या वहां पर जो भी है हमारे संबंध कैसे बनाने, कैसे नहीं बनाने, कैसे माल का आयात करना है, कैसे निर्यात करना है, उन संबंधी जानकारी सभी होती है। जो शक्ति या पावर कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री को होते हैं। ये बात भी हमको क्या करनी है? ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज हमने जान लिया है कि प्रधानमंत्री के बारे में। एक बात और है कि 76 अनुच्छेद 76 में क्या महान्यायवादी है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम समझेंगे सभी अनुच्छेदों को एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि जो हमने कितने अनुच्छेद पढ़े हैं। आज हमने 5 अनुच्छेदों के बारे में देखा है, 74, 75, 76 और 77 और 78। तो 76 और 70 जो महान्यायवादी है उसको हमने थोड़ा ब्रीफली निकाला था। तो हम इन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। क्या है ट्रिक? परिषद के प्रधान की नियुक्ति महान कार्य संवाद है। क्या है? परिषद के प्रधान की नियुक्ति, ठीक है, परिषद के प्रधान की नियुक्ति का महान कार्य क्या है? संवाद है। परिषद के प्रधान की नियुक्ति का ये हम ट्रिक बनाई है कि परिषद के प्रधान की, किसकी? परिषद के प्रधान की नियुक्ति का महान कार्य संवाद है। क्या है? महान कार्य संवाद है। तो हम ओनली कितने अनुच्छेदों के बारे में जान रहे थे? 5 अनुच्छेदों के बारे में जान रहे थे। तो परिषद के प्रधान, परिषद का प्रधान यानी कि राष्ट्र का प्रधान या परिषद या हमारे मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होगा वो कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा, वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये कौन सा अनुच्छेद हो गया? ये हो गया अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होगा? हमारा प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में 75 में उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो नियुक्ति ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 हो गया मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री। इसके बाद नियुक्ति राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75। इसके बाद में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो ये हो गया 76। ठीक है, उसके बाद में कार्य, यानी कार्य का मतलब है कार्यपालिका की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री करेगा वो। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह देगा तो वो उनकी सलाह पर कौन करेगा? उनकी सलाह पर प्रधानमंत्री यूज करेगा। ठीक है, तो ये कार्यपालिका शक्ति संबंधी संवाद। ठीक है, ये हो गया अपना 77। ठीक है, 77। ठीक, कौन सा अनुच्छेद हो गया? 77 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद में प्रधानमंत्री 78 में क्या जाना हमने? 78 में देख लिया हमने क्या? 78 में देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच क्या करता है? संवाद का कार्य करता है। यानी क्या करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच में, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का कार्य राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में सलाह वगैरह नहीं देता क्या? वही बात है। तो मंत्रिपरिषद के बीच में क्या करता है? परामर्श या संवाद का कार्य। किसका कार्य? संवाद का कार्य कौन करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? संवाद का कार्य प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है संवाद का कार्य? संवाद का कार्य करता है प्रधानमंत्री। तो हमने देखा इस ट्रिक के माध्यम से कि परिषद के प्रधान की नियुक्ति का महान कार्य संवाद है। परिषद के प्रधान की नियुक्ति का महान कार्य क्या है? संवाद है। परिषद के प्रधान की महान नियुक्ति का, यानी परिषद के प्रधान की नियुक्ति का महान कार्य संवाद है। तो परिषद के प्रधान 74, यानी मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो मुखिया होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए। पहला हो गया 74 परिषद का प्रधान। इसके बाद में नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75। इसके बाद में महान्यायवादी 76 में। इसके बाद में कार्य का कार्य, यानी जो भी कार्य होंगे संबंध मंत्रिपरिषद संबंधी जितने भी कार्य होंगे उन सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य, यानी कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनको मतलब कौन करेगा? उनको प्रधानमंत्री
करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो ये हो गया 77। इसके बाद में संवाद करेगा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य में संवाद का कार्य कौन करेगा? वो करेगा हमारा प्रधानमंत्री। तो आज हमने प्रधानमंत्री का संपूर्ण टॉपिक और उसके संबंधी सभी जानकारियां ग्रहण किए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।